प्रीसा आईएएस टेस्ट सीरीज के कंटिन्यूएशन में इंडियन पॉलिटी पे यूपीएससी टेस्ट सीरीज चल रहा है और 7 क्वेश्चन तक हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है और जब मैं पढ़ाता हूं तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज आप कुछ चीजें मिस कर जाएंगे। एक एक शब्द को मैं क्लियर करता हूं, इसका क्या रिलेवेंट है, उस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या चीजें हैं जो जरूरी है, वगैरह वगैरह। तो 8वां क्वेश्चन है कि परिसंघीय प्रणाली भारत में विद्यमान है जो निम्न वाक्यों से भारतीय शासन व्यवस्था में परिलक्षित होती है। तो परिसंघीय प्रणाली की बात कर रहा है एक सेंटेंस ये है, भारतीय शासन व्यवस्था की बात कर रहा दूसरा ये है। और उसके बाद आप पहले देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछेगा। ये पूछ रहा है कि जो निम्न वाक्यों से भारतीय शासन व्यवस्था में परिलक्षित होता है, पहला शक्तियों का वितरण, दूसरा राज्यों की सीमा में परिवर्तन, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन और अनुच्छेद 356 का प्रयोग। अब पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन कौन सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, 3, 4, सी केवल 3, 4, डी केवल 1 और 3। आप एक झटके में जब देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो सब सही है। जल्दबाजी में होंगे तो और मुसीबत, तब तो और जल्दी कह देंगे सब सही है और आप जो है कुछ का कुछ करके चल देंगे। देखिए हमने इसको घुमाया कैसे है। परिसंघीय प्रणाली का मतलब आपको पता है, केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का पृथक्करण, सत्ता का बंटवारा, जो राज्य सूची और संघ सूची के रूप में है। तीसरी समवर्ती सूची जिसमें कंबाइंड होता है, कोई चीज बनती है और उसमें अगर कसल हो जाता है तो उसके लिए केंद्र सरकार वाला विधि जो है वो बन जाता है। तो शक्तियों का वितरण जो केंद्र और राज्यों के बीच हुआ है, केंद्र और राज्यों के बीच, यहां राज्य का मतलब स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो शक्तियों का वितरण है वही परिसंघीय प्रणाली है। तो अब पूछ क्या रहा है, भारत में विद्यमान है परिसंघीय प्रणाली जो निम्न वाक्यों से भारतीय शासन व्यवस्था में परिलक्षित होता है। तो शक्तियों का वितरण ठीक है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, ध्यान दीजिए, तो आपको प्राइमा फेसा ही लगेगा कि हाँ ये भी है, राज्य की सीमा में सरकार तो परिवर्तन कर ही देती है। लेकिन आप बताइए कि वो परिसंघीय प्रणाली का भाग है। तो सरकार ने एकाधिकारवादी मोनोपोलिस्टिक शासन व्यवस्था की तरफ झुक गई। जब हमारे और आपके बीच सत्ता का बंटवारा है तो आप बिना हमारी मर्जी के कैसे हमारी सीमा में परिवर्तित कर देंगे भाई। तो ये सेंटेंस तो परिसंघीय प्रणाली के खिलाफ है ना, क्योंकि परिसंघीय प्रणाली कहती है कि केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा है, ए तुम्हारा बी मेरा, और सी में होगा तो दोनों काम करेंगे। तो आपने महोदय हमारे बिना अनुमति के, बिना मेरी खुशी के अगर आप मेरी सीमा में परिवर्तन कर देते हैं तो परिसंघ कहां होगा। ये तो यूनिटरी हो गया ना, एक संघ हो गया ना, एकिक। और आप इतना डीप नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे कि राज्य की सीमा परिवर्तन भी तो हम परिसंघीय प्रणाली में आता है, करती है सरकार। अरे भाई करती तो है लेकिन परिसंघीय प्रणाली नहीं हुआ ना, क्योंकि राज्यों की सीमा में परिवर्तन के लिए राज्यों की सिर्फ राय ली जाती है, उसको मानने के लिए हम बाध्य नहीं है। तो आप हमारे तो अधीन हो गए ना। ऐसा कोई एग्रीमेंट जो आपके और हमारे बीच है और फिर मैं किसी विषय पर आपको दबाव करें तो मानना पड़ेगा तुम्हें, तो परिसंघ तो गायब हो गया। तो ये गलत हो गया और आप पक्का गलती करके आएंगे कि ये भी ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन को 360 डिग्री घुमा दिया। उसी तरीके से तीसरा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ये बात भी सही है। आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 सर्विस ऐसी है जो अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विस कहलाती है
और इसके अलावा जितनी IRS, IRTS, IRPF, इंडियन कस्टम, इंडियन इंफॉर्मेशन, ये सब क्या कहलाती है? सेंट्रल सर्विसेज, केंद्रीय सेवाएं, जो सीधे भारत सरकार के अधीन होती है, राज्य से कोई मतलब नहीं है। तो अखिल भारतीय सेवाओं में 3 है, कौन कौन? IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नॉट फॉरेन सर्विस। फॉरेस्ट सर्विस को वो छोटा लिखते हैं, अगर खाली IFS लिखिएगा तो इंडियन फॉरेन सर्विस हो जाएगा। तो सृजन तो करती है, लेकिन वो सृजन करके आपके ऊपर थोप देती है कि तुम बिहार कैडर के कलेक्टर हो, बेतिया में तैनात हो जाना, मुजफ्फरपुर में, गया में तैनात होना, और तुमको स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं पाएगी, हम जो कहेंगे वही करना, या हमारे तरफ झुकाव तुम्हारा रहेगा, क्योंकि हमने तुमको अपॉइंट किया है ना। भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट किए हैं, राज्य का गवर्नर तो किया नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट ये अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को नौकरी से निकाल सकती है, न उनको कोई चार्जशीट दे सकती है, सिर्फ सस्पेंड करके उनको भेज सकती है। लेकिन उसमें भी टसल है कि संघ की मर्जी के बिना आप नहीं भेजेंगे, इतना थोपा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि स्टेट गवर्नमेंट सिवाय ट्रांसफर पोस्टिंग करने के कुछ नहीं कर सकती है ये अखिल भारतीय सेवा वालों को। तो जब एक आदमी आपके कंट्रोल में ही नहीं है तो आपकी कितनी सुनेगा वो आप समझ सकते हैं। तो सृजन जो किया गया ये तो केंद्र द्वारा राज्य के ऊपर थोपने का प्रयास था, अपनी पॉलिसी, अपनी चीजें और अपने कमांड, अपना एजेंट टाइप का। तो उनकी आजादी में खलल है ना। चीफ मिनिस्टर के आदेश को आप नहीं मानेंगे, वो नौकरी से थोड़ा निकाल देगा, नहीं निकाल पाएगा, उसकी पावर ही नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था को बैठाना संघवाद के खिलाफ है ना। एक तरफ कह रहे हमारे तुम्हारे बीच सत्ता का बंटवारा है, उल्टा हमारे पर तुम लादते जा रहे हो यार अपना एजेंट बना के। तो गलत हो गया कि नहीं हो गया? और आप प्राइमा फैसाई पहले झटके में कहेंगे अरे साहब ये भी सही है, ये भी गलत हो गया। अनुच्छेद 356 का प्रयोग ये भी होता है, तो आप कहेंगे साहब हमें भी परिसंघीय प्रणाली में आ जाएगा। ये उसके खिलाफ है, ये उसके अगेंस्ट है, क्योंकि 356 का प्रयोग कब होगा? जब राज्य में सरकार जो है बनाना मुश्किल है, सरकार का काम करना टफ है, कोई प्रशासनिक प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो उस समय जो है 356 का प्रयोग करके उस राज्य की शासन प्रशासन व्यवस्था किसके हाथ में आ जाता है? राष्ट्रपति के। फिर आप राष्ट्रपति के अधीन हो जाते हैं। वो तो ऐसे भी हैं, तो केंद्र सरकार की तरफ से उसका बागडोर संभाल लिया जाता है। तो उसको बोलते हैं स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लागू है। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसका प्रयोग तो आप उसके भाईचारे संबंध को आप बिगाड़ रहे हैं। तो केवल एक सही है, ये सही हो गया। अब आप सोचिए कि इसमें कितना जो है कॉम्प्लेक्सिटी थी, बनाने में कितना दिमाग खर्च करना पड़ता है। अब इसी पे एक क्वेश्चन बनेगा मेंस में कि परिसंघीय प्रणाली में वो कौन कौन सी बातें हैं जो उसकी मूल भावना के प्रतिकूल है। 10 नंबर का सवाल बन गया। तो आपको वो सब बातें खाली पॉइंट में लिख देनी है, जैसे इसमें है कि ये राज्य की सीमा में परिवर्तन, ये जो है मूल भावना के खिलाफ है। दूसरा, अखिल भारतीयों का सेवाओं का सृजन करके थोपना। तीसरा, इसका प्रयोग। तो 3 तो यहीं से निकल गए। और राज्यों की सीमा के अलावा उसके नाम में परिवर्तन, उसका किसी अन्य राज्य में विलय कर देने का भी पावर। तो वो सब 5-6 चीजें जो है परिसंघीय प्रणाली की भावना के खिलाफ। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन बन गया। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में परिसंघीय प्रणाली संघ के पक्ष में झुकी हुई है, व्याख्या करिए। तीसरा सवाल बन सकता है कि परिसंघीय प्रणाली मूल रूप से सहकारी संघवाद है, कैसे?
तो इस पे तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ये है 9वां क्वेश्चन, निवेश द्वारा नागरिकता। ये आपको किसी किताब में मिलेगा नहीं। अपने यहां नागरिकता कितने प्रकार से मिलती है? 3 प्रकार से, जन्म से, रजिस्ट्रेशन से और अवजनन, जिसके माँ बाप हों उन और वो बच्चा यहाँ का नहीं है तो वो भी चाहे तो यहाँ की नागरिकता ले सकता है। ठीक है, तो जन्म से, रजिस्ट्रेशन से और अवजनन बोलते हैं उसको। ये 3 के अलावा चौथा कोई बेस नहीं है भारत के संविधान में जो नागरिकता प्रदान करे। तो मेरा सवाल है कि निवेश द्वारा नागरिकता किस देश में है? निवेश का मतलब आइए कुछ कैपिटल, कुछ पूंजीगत व्यय करिए, कुछ पैसा इन्वेस्ट करिए, कोई कंपनी खोलिए और यहाँ के 5-10 लोगों को नौकरी दीजिए और यहाँ की नागरिकता ले लीजिए। तो ये कंसेप्ट है अमेरिका में। वहां पे आप इतना पैसा इन्वेस्ट करके कंपनी खोल के वहां के 5-7 लोगों को नौकरी देके वहां की नागरिकता ले सकते हैं। सीधा सीधा सवाल है, जनरल उसके टाइप का, कौन बनेगा करोड़पति टाइप का। लेकिन मैंने इसलिए डाला है इसको क्योंकि इस पर कुछ और क्वेश्चन बनेगा कि भारत जैसे विकासशील देश, नव के विकसित देश में निवेश द्वारा नागरिकता परमिट नहीं करने से क्या लाभ और क्या हानि है। दूसरा कि निवेश द्वारा नागरिकता भारत जैसे विकासशील देशों में लागू किया जाना ज्यादा प्रासंगिक है क्योंकि भारत में आर्थिक विकास के लिए निवेश की आवश्यकता है। अगला सवाल बन सकता है कि जब अमेरिका में निवेश द्वारा नागरिकता दी जा सकती है जहां पे ऑलरेडी रेवेन्यू कैपिटल ऑलरेडी उपलब्ध है, तो भारत में क्यों नहीं दी जा सकती, जबकि हम तो उससे बहुत पीछे हैं। तो ये नया टर्म है, नया शब्द है, हमने आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए डाला कि हमारे देश में भी ये होना चाहिए। क्वेश्चन हो सकता है कि निवेश द्वारा नागरिकता न देकर भारत क्या हासिल करना चाहता है, जहां ऑलरेडी पैसे की कमी है निवेश के लिए। तो ये है इसका पर्पस डालने का, एबीसी टाइप का क्वेश्चन है। और लास्ट एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। मौलिक अधिकारों में से एक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का आशय यह है कि आपके प्राण की गारंटी राज्य नहीं लेता। आप सोचिएगा अरे भाई ये तो गजब हो गया, हमारे प्राण की गारंटी नहीं लेता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संविधान में लिखा है आपके प्राण की गारंटी राज्य नहीं लेता क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा आपको कहीं भी कभी भी निष्प्राण किया जा सकता है, कहीं भी मार दिए जाएंगे आप। Z+ सिक्योरिटी थोड़ा ना आपके पास। ये बात सही है। इसमें आत्महत्या का अधिकार शामिल है परंतु नकारात्मक दया मृत्यु शामिल नहीं है। इसमें आत्महत्या का अधिकार शामिल नहीं है परंतु सकारात्मक दया मृत्यु शामिल है। राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से इस अधिकार को वंचित करेगा। किसी का प्राण लेने के लिए ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ट्रायल करना, कोर्ट में बहस होगी, ट्रायल होगा, उसके बाद ही किसी को फांसी राज्य दे सकता है किसी अपराध के लिए। तो ये तो सही है। चौथा, पहला भी सही है क्योंकि भाई कहीं भी किसी को कोई मार देता है, गोली मार देता है, उसके बाद फांसी के लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में जाना पड़ता है। तो मौलिक अधिकार है लेकिन जीवन कब तक आपका सुरक्षित है इसकी कोई गारंटी राज्य नहीं लेता। तो ये भी सही है। इसमें आत्महत्या का अधिकार शामिल है, 21A वाला। आपको मरने की इच्छा है तो जाके सुसाइड कर लीजिए, परंतु नकारात्मक दया मृत्यु शामिल नहीं है। और ये आत्महत्या का अधिकार शामिल नहीं है, ये गलत हो गया, शामिल है। तो
तो इसमें आत्महत्या का अधिकार शामिल नहीं है, ये बात सही है। शामिल है, ये दूसरा सही हो गया, परंतु नकारात्मक दया मृत्यु शामिल नहीं है, ये ठीक है, बताता हूं। और इसमें आत्महत्या का दृश्य शामिल नहीं है, परंतु सकारात्मक दया मृत्यु शामिल है। तो सकारात्मक दया मृत्यु और नकारात्मक दया मृत्यु जो है वो क्या चीज है कि आपकी अपनी इच्छा से, आपके कहने से कि साहब मैं बहुत बीमार हूं, डॉक्टर साहब मुझे जहर का इंजेक्शन दे दीजिए, मैं मर जाऊं, वो नहीं हो सकता। आपको मरना है तो सुसाइड कर लीजिए, वो ज्यादा ठीक है, क्योंकि वो अब क्राइम नहीं रहा। लेकिन सकारात्मक दया मृत्यु, यूथेनेसिया, ये संभव है। वो डॉक्टर आपको किसी प्रेस्क्राइब प्रोसीजर को फॉलो करके आपको वो चीज, वो इंजेक्शन दे सकता है जिससे आपकी मृत्यु हो जाए, तो उसको बोलते हैं सकारात्मक दया मृत्यु। आपके कहने से आपको इंजेक्शन जहर का नहीं देगा। तो नकारात्मक दया मृत्यु शामिल नहीं है, सकारात्मक दया मृत्यु शामिल है, आत्महत्या का अधिकार शामिल है। तो ये 2 नंबर सही हो गया। तो आगे इसमें कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ये बी, 1, 2 एंड 4। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस की गहराई और आपको समझने की क्षमता का विकास करना, और जो प्रश्न हम उठाए हैं जो काफी कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं, उन पे अपनी पकड़ मजबूत करना, ये हमारा प्रयास है। अब हम इसको यहीं पे रोकते हैं और हमारे दूसरे फैकल्टी आ चुके हैं, उनको मैं ये स्टेज हैंडओवर करूंगा। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं 2 मिनट ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच।